नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स पर। प्रियंका ने हिमाचल मुद्दे पर मोदी को घेरा तो शाह ने कर दी लोकसभा चुनाव के रिजल्ट की भविष्यवाणी। लोकसभा चुनाव 2024 अंतिम दौर में है। अब महज एक और चरण बाकी है, जिसके तहत मतदान 1 जून को होगा। भारत निर्वाचन आयोग यानी ECI के कार्यक्रम के अनुसार इसके बाद 4 जून को लोकसभा चुनाव के रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही अपने अपने स्तर पर भारी जीत दर्ज करने की बात कह रहे हैं, लेकिन देखना यह होगा कि किसकी जीत होगी। लोकसभा चुनाव के दौरान अलग अलग पार्टियों के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेला गया। प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी को हिमाचल जैसे गंभीर मुद्दे पर घेरा, तो वहीं अमित शाह ने लोकसभा चुनावों की भविष्यवाणी कर दी। इसी के साथ केजरीवाल ने जमानत याचिका को बढ़ाने के लिए कोर्ट में बेल दाखिल कर रहे हैं। साथ ही क्यों आखिर राहुल गांधी के ऊपर चल रहे मानहानि केस में अगली सुनवाई की तारीख बढ़ा दी गई। लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी बड़ी अपडेट को लेकर आइए चर्चा करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि बीजेपी को लोगों का प्यार मिल रहा है। साथ ही साथ गांव के लोग जानते हैं कि बीजेपी का कार्यकर्ता कौन है। वहीं अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस चुनावी नतीजों में 40 सीटें भी नहीं जीत पाएगी और अखिलेश यादव 4 सीट से पहले ही सिमट जाएंगे। उन्होंने राहुल पर व्यंग्य करते हुए कहा कि वोटों की गिनती वाले दिन राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और लोकसभा चुनाव में हार का ठीकरा ईवीएम मशीन पर फोड़ देंगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर साल 2018 से चल रहे मानहानि केस की सुनवाई आगे बढ़ गई है। सुल्तानपुर कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 7 जून तय की है। इसके पीछे राहुल गांधी के वकील ने तर्क दिया है कि इस समय राहुल लोकसभा चुनावों के प्रचार प्रसार में व्यस्त है। यह केस गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर राहुल गांधी द्वारा किए गए कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। दूसरी तरफ हिमाचल में आपदा आई और लोगों के घर उजड़ गए, तब हजारों लोग अपने परिवार वालों से बिछड़ गए। मोदी जी कहते हैं कि हिमाचल मेरा दूसरा परिवार है, लेकिन उस दर्द भरे समय में बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता और नरेंद्र मोदी जी मदद के लिए आगे नहीं आए। लेकिन उस दौरान कांग्रेस ने हिमाचल वासियों की हर संभव मदद की। यह कहा है हिमाचल में प्रियंका गांधी ने मोदी पर बड़ा निशाना साधा है। वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर से लोकसभा उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पंजाब में प्रमुखता से चुनाव जीतेगी। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के कारण राज्य में महंगाई और युवाओं के प्रवास की समस्या लगातार बनी हुई है। वहीं लोकसभा चुनाव में दिए भाषण में केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर पंजाब के फंड रोकने के आरोप लगाए हैं। सेंटर ने हमारे फंड रोक दिए हैं, केंद्र ने पंजाब का 9,000 करोड़ रुपया रोक दिया है। इस पैसे के न मिलने के कारण हम गांवों में सड़कें और मोहल्ला क्लिनिक नहीं बना पाए हैं। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, उन्हें विकास के साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए। केंद्र सरकार समझती है कि हमें वोट नहीं देंगे तो हम आपका पैसा रोक लेंगे, इसलिए आप लोग हमें वोट दो ताकि हम केंद्र में भी मजबूत होकर आए और केंद्र की समस्याओं को सुलझाए। वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत ने कहा, राजस्थान सरकार राजस्थान में 14 मुस्लिम ग्रुप को मिल रहे आरक्षण की जांच करवाने का प्लान बना रही है। उन्होंने कहा कि सभी मुस्लिम आरक्षण का लाभ नहीं उठाते हैं, लेकिन जिन्हें लाभ मिलता है वह पिछड़े हैं और ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने बताया कि हमने ओबीसी की सिफारिशों के आधार पर ही मुस्लिमों को आरक्षण दिया है। चलिए अब जानते हैं अगली बड़ी खबर। प्रियंका बोली, मोदी ने धनबल की ताकत से सरकार गिराने का प्रयास किया। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि 2022 में हिमाचल प्रदेश की जनता ने सच्ची और ईमानदार सरकार चुनी है, उसी तरह उन्हें केंद्र में भी ईमानदार सरकार लानी चाहिए। प्रियंका ने कहा कि सेब के दाम अडानी तय कर रहे हैं, अमेरिका के सेब पर टैक्स कम हो रहा है, यहाँ बढ़ाया जा रहा है। कहा कि 10 सालों से धर्म का नाम लेकर भाजपा सरकार सिर्फ सत्ता में रहना चाहती है, सत्ता में रहने के लिए धनबल का खूब इस्तेमाल कर रही है। हर तरफ से जनता की मुसीबतों को बढ़ाया गया है, माफिया फल फूल रहा है, इन पर सिर्फ कांग्रेस पार्टी रोक लगा सकती है।
बता दें कि चंबा के बाद शाहपुर के चंबी पहुंची प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर फिर जुबानी हमला किया। इस चुनाव में हिमाचल में देश की दो सबसे बड़ी पार्टियां कांग्रेस और भाजपा टक्कर में हैं। हाल ही में हुई दो घटनाओं से इन दोनों पार्टियों की सच्चाई जनता के सामने आई है। आपदा में कांग्रेस का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच रहे। पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर जनता की मदद में लगी रही। पीएम मोदी हिमाचल को अपना दूसरा घर कहते हैं, लेकिन आपदा में एक बार भी यहां नहीं आए। हिमाचल के भाजपा के बड़े नेताओं ने भी सुध नहीं ली। प्रियंका ने कहा कि भाजपा ने अपने धन बल से जनता की चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास किया। विधायकों को 100 करोड़ का लालच दिया गया। देश के प्रधानमंत्री पर लोकतंत्र को बनाए रखने, नैतिकता को बनाने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन वे यहां कांग्रेस के विधायकों को खरीदने का काम करवाते हैं। पीएम मोदी भगवान के नाम से वोट मांगते हैं, लेकिन भगवान का काम कोई नहीं कर रहा। वहीं शाहपुर के चंबी में आयोजित जनसभा में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आदर्श आचार संहिता समाप्त होते ही महिलाओं के खाते में 1500 रुपए डाले जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने नोट के दम पर कांग्रेस के 6 विधायकों को राजनीति की मंडी में नोट के दम पर खरीद लिया। जो जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, उन्हें सबक सिखाना होगा। इस चुनाव में धनबल हारेगा, जनबल जीतेगा। वहीं प्रियंका ने कहा कि भाजपा सरकार ने जितने वादे किए सारे तोड़े। इनकी बातें न गहरी है, न इन पर भरोसा कर सकते हैं। हल्की बातें हैं। मोदी जी देश में घूम घूम कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आपकी भैंस चुरा लेगी और मंगलसूत्र चुरा लेगी। यह कैसी बातें हैं? कांग्रेस 55 सालों तक सत्ता में रही, लेकिन अमीर पार्टी नहीं बन पाई। लेकिन भाजपा 10 सालों में दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई और भ्रष्ट कांग्रेस को कहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने विधायकों को खरीदकर कभी सरकारें नहीं गिराई। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को 8,500 रुपए हर महीने देंगे। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण दिया जाएगा। किसानों की कर्ज माफी के लिए स्थायी आयोग बनेगा। श्रमिकों के लिए 400 रुपए न्यूनतम दिहाड़ी का कानून लाएंगे। मनरेगा को मजबूत किया जाएगा। शहरों में भी इसे लागू किया जाएगा। 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त किया जाएगा। नौजवानों के लिए 5,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड बनाएंगे। अग्निवीर योजना को रद्द किया जाएगा। खेती के उपकरणों से जीएसटी हटाया जाएगा। किसानों को एमएसपी दिया जाएगा। वहीं प्रियंका ने कहा कि मोदी जी हिमाचल आकर पर्यटक की तरह भ्रमण करते हैं और कैमरे से फोटो खींचते हैं। इसके बाद पोस्ट डालते हैं, मोदी जी कट गए पूरी जनता से, चंबा से। उन्हें आपके संघर्षों के बारे में कुछ मालूम नहीं। कहा कि हिमाचल में कितनी बड़ी आपदा हुई। मोदी जी कहते हैं कि हिमाचल उनका दूसरा घर है, लेकिन आपदा में एक भी बार मुंह नहीं दिखाया। चलिए अब जानते हैं अगली बड़ी खबर। पूर्वांचल में जातीय अस्मिता आसमान पर, मंदिर मजहब आरक्षण, बेरोजगारी पर चर्चा, पर जाति के समीकरण ही निर्णायक। यूपी में साहित्य और आंदोलनों की जननी कही जाने वाली पूर्वांचल की धरती पर ही अब चुनाव बचा है। यहाँ मंदिर, मजहब, आरक्षण, बेरोजगारी और महंगाई सरीखे मुद्दों की चर्चा तो है, पर हर तरफ जाति के समीकरण हावी दिख रहे हैं। मतदाताओं पर जातीय अस्मिता का सवाल इतना छाया हुआ है कि उसके सामने दूसरे मुद्दे गौण हो गए हैं। 6वें चरण की 14 सीटों पर ऐसा ही नजारा दिखा। अब अंतिम चरण के लोकसभा क्षेत्रों में भी मतदाताओं के दिलो दिमाग पर जाति ही सबसे ऊपर दिखाई दे रही है। पूर्वांचल में कुल 27 सीटें हैं, जिनमें से 14 पर 25 मई को मतदान हो चुका है। शेष 13 सीटों पर 1 जून को मतदाता अपना फैसला सुनाएंगे। कुर्मी समाज को भाजपा अपने साथ मानती रही है। पिछले चुनाव में यह समाज पार्टी के साथ दिखा भी। इस चुनाव में पार्टी ने कई प्रत्याशी बदले, लेकिन इस समीकरण की ओर ध्यान नहीं दिया। देवी पाटन मंडल, बस्ती मंडल और अयोध्या मंडल में भी एक भी कुर्मी उम्मीदवार नहीं दिया। राज्य सरकार में भी इस समाज की हिस्सेदारी नहीं थी। वहीं गठबंधन ने बस्ती, गोंडा, श्रावस्ती और अंबेडकर नगर में कुर्मी समाज से प्रत्याशी देकर भाजपा के कोर वोट बैंक में सेंध लगाने का दांव चला है। इंडिया और एनडीए प्रत्याशी में से कौन जीतेगा यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जीत हार का अंतर ज्यादा नहीं रहेगा। गठबंधन इस समाज के मतों में सेंधमारी में काफी हद तक सफल हुआ है। वहीं इसी तरह सुल्तानपुर में 8 बार की सांसद व भाजपा प्रत्याशी मेनका गांधी मैदान में हैं। यूं तो उन्हें सभी वर्गों का समर्थन मिला, पर निषाद मतों को साधने के लिए उन्होंने खास प्रयास किया है।
निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद की सभा कराई। वहीं सपा प्रत्याशी के MY मुस्लिम यादव फैक्टर में कुछ क्षत्रिय मतदाताओं का साथ मिलने से लड़ाई कांटे की हो गई है। केसरगंज और डुमरियागंज में गठबंधन ने ब्राह्मण प्रत्याशी पर दांव चला है। जाति आरक्षण व संविधान की बात करने के बावजूद कई जगह गठबंधन ब्राह्मण मतों में सेंध लगाता नजर आया है। दोनों ही सीटों पर भाजपा और सपा प्रत्याशी के बीच ब्राह्मण मतदाता बंटते नजर आए। दिलचस्प बात यह है कि डुमरियागंज में आजाद समाज पार्टी से चौधरी अमर सिंह के मैदान में होने से कुर्मी समाज का एक हिस्सा उनके साथ लामबंद नजर आया। संत कबीर नगर में भी जातीय समीकरण हावी रहे। आजमगढ़ और जौनपुर में तो MY समीकरण ने खूब काम किया। दलितों के कुछ वोट भी सपा को मिले हैं। भाजपा प्रत्याशी को स्वर्ण मतदाताओं के साथ ही गैर यादव OBC का समर्थन मिला है। भदोही में स्वर्ण और बिंद मतदाता भाजपा के पाले में रहे तो TMC प्रत्याशी ने ब्राह्मण मतों का बड़ा हिस्सा हासिल करने में कामयाबी पाई। प्रतापगढ़ में भी मुद्दों से ज्यादा जातीय समीकरण हावी रहे। 1 जून को महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में चुनाव होना है। इन सीटों पर भी मतदाता मुद्दों की चर्चा तो कर रहे हैं, पर वोट देने का आधार पूछने पर यही कहते हैं कि जिधर उनकी बिरादरी के सब लोग जाएंगे उधर ही उनका रुख रहेगा। वे मुद्दों के बजाय ब्राह्मण, ठाकुर, कुर्मी, निषाद आदि जातीय पहचान में ही बंटे दिख रहे हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।